हेलो स्टूडेंट्स, आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में एमएससी प्रीवियस स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप एलिमेंट एंड कंपाउंड जो यूनिट नंबर 2 है उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम इस लेक्चर में इनऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो एक बेरी सूडो रोटेशन जो है उसका डिस्कशन करेंगे और एक एटॉमिक जो इन्वर्जन होता है उसका डिस्कशन करेंगे। ये यूनिट 2 जो है, लास्ट लेक्चर में भी हम यूनिट 2 की ही बात कर रहे थे। यूनिट जो 2 है उसमें हमने पोस्टुलेट वीएसपीआर थ्योरी की पोस्टुलेट्स क्या होती हैं उनके बारे में देख लिया था कि वीएसपीआर थ्योरी जो है उसकी पोस्टुलेट्स क्या क्या होती हैं। इसके अलावा लिमिटेशंस देख ली थी। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था, बेंट रूल जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें बेंट रूल क्या है, इसमें हम ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन करते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर बेंट रूल में कुछ एक्सेप्शन थे, वो एक्सेप्शन देखे थे। आज हम इस लेक्चर में सम सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक अपना फर्स्ट टॉपिक है बेरी सूडो रोटेशन। देखो, ये बेरी सूडो रोटेशन जो है वो क्या होता है। बेरी सूडो रोटेशन जो है उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या होता है बेरी सूडो रोटेशन। इसमें हमें ये स्ट्रक्चर दिख रही है कि बेरी सूडो जो रोटेशन है इसमें हम ये स्ट्रक्चर जो ले रहे हैं, ये जो अपनी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी कि टीबीपी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। sp3 इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। त्रिकोणीय जो है वो प्लेन में बना हुआ है और एक्सियल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक्सियल बॉन्ड जो है उनको हम A1 और A2 से डिनोट कर रहे हैं, और इक्विटोरियल जो बॉन्ड है जो प्लेन में प्रेजेंट है उनको हम E1, E2 और E3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है वो, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ये बनती है, ये इसमें इन्वर्जन होता है तो ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। और ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, इसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है इसके अंदर देखिए, इसमें जो 4 होते हैं वो तो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल होता है, और एक अबाउ द प्लेन होता है। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर थी अपनी, इसमें इन दोनों के अंदर क्या होता है, टीबीपी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर गैप होना स्टार्ट होता है। तो A1 जो होता है ऊपर की तरफ चला जाता है, A2 नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसे ही A2 ऊपर की तरफ, E3 जो है वो नीचे की तरफ। तो देखो इसमें ये कर रखा है, E3 नीचे, A2 ऊपर, A1 ऊपर, E2 नीचे, E1 ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाती है स्क्वायर पिरामिडल की। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद वापस से इसमें इन्वर्जन होता है। जो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट ग्रुप थे वो कहाँ चले जाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे, और जो इक्विटोरियल पे प्रेजेंट थे वो कहाँ आ जाते हैं, एक्सियल में। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक्सियल पोजीशन पे A1 और A2 प्रेजेंट था, इक्विटोरियल पोजीशन पे E3 और E2 प्रेजेंट था। इनमें इन्वर्जन हुआ, A1 की जगह E2 आ गया और E2 की जगह ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही A2 और E3 है वो भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है वो बन जाती है। ये जो प्रोसेस है ये सूडो रोटेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, एक्सियल जो लिगेंड होते हैं वो इक्विटोरियल पे चले जाते हैं, इक्विटोरियल वाले एक्सियल पे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता कैसे है ये प्रोसेस वो देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द सूडो रोटेशन अकर व्हेन द 2 एक्सियल लिगेंड क्लोज लाइक ए पेयर ऑफ सीजर। ये दो जो एक्सियल लिगेंड हैं वो क्लोज होते हैं और पेयर ऑफ सीजर की तरह प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, पुशिंग होती है। पुशिंग होने पर 2 इक्विवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें चेंजेज आ जाएगा। बेरी सूडो रोटेशन फॉर पेंटावेलेंट कंपाउंड इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन TBP
बाय ट्रांजिशन स्टेट स्क्वायर पिरामिडल। देखो जो बेरी-सूडो रोटेशन होता है उसमें हमने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, टीवीपी स्ट्रक्चर बनेगी, टीवीपी स्ट्रक्चर बनेगी। और टीवीपी स्ट्रक्चर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट में। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ द कंपाउंड बिटवीन एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल पोजीशन इज नोन एज द सूडो बेरी रोटेशन। देखो रोटेशन हो भी रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, छदम हो रहा है, सूडो हो रहा है। भाई इसमें परिवर्तन हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, सूडो हो रहा है। इफ़ ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर सेम, अगर सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ने वाले क्या हैं, सेम हैं, समान हैं, तो उस समय एग्जांपल लिखते हैं PF5 का। देन टू TBP arrangement are related to each other by simple rotation. This rotation was suggested by the K.M. Berry. देखो सबसे पहले हम PF5 की बात करेंगे। इसमें दो अरेंजमेंट है वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। और ये जो सबसे पहले रोटेशन की जो बात की थी वो किसने की थी, K.M. बेरी ने बताया था रोटेशन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया PF5 का, तो इसके अंदर 5 फास्फोरस प्रेजेंट है। कितने फास्फोरस प्रेजेंट है, 5। इसमें ये जो 5 फास्फोरस प्रेजेंट है इसमें पहला F1 है, दूसरा F2 है और ये F3 है। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। ये क्या है, F4। और ये इधर जो प्रेजेंट है वो है F5, ये F5 है। जब इसमें रोटेशन होगा तो ये देखो ये इन दोनों में एक्सचेंज होगा, F4 और F2 में। इन दोनों में इधर से F5 और F3 में एक्सचेंज होगा। जब अब इसमें रोटेशन होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि F2, F4 और F पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट वही DsP3 स्क्वायर क्या बनेगा, पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगी। ये आपके पास क्या बन गई, स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर है। इस स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर में स्क्वायर पिरामिड जो है उसके अंदर आपके ऊपर की तरफ पिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसमें ऊपर की तरफ तो क्या प्रेजेंट है, F1 प्रेजेंट है और ये F5, ये F4, ये F3 और ये F2। जैसे इसमें ट्रांजिशन होगा तो ट्रांजिशन होने के बाद ये बन जाएगा अपने पास F1, F3, F5, F2 और F4। देखो जो हमने इनिशियल स्ट्रक्चर ली थी उसमें क्या था, F2 और F3 कहाँ प्रेजेंट थे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दिख रहे हैं आपको। लेकिन जब जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसमें देखो F3 और F2 कहाँ आ गए, एक्सियल पोजीशन पे। इसमें कहाँ थे, इक्वेटोरियल पोजीशन में। इसमें कहाँ आ गए, एक्सियल पोजीशन पे। तो रोटेशन हो गया पर कैसा हो रहा है, बेरी रोटेशन हो रहा है, सूडो बेरी रोटेशन हो रहा है। और जो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट थे F4 और F5 वो कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये ट्रांजिशन जो है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बेरी सूडो रोटेशन इज गिवन बाय द 19F NMR। ये किस में देखा जाता है, 19F NMR में देखा जाता है। देखिए कैसे करते हैं इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी। 19F NMR में देखेंगे हम इसको। स्पेक्ट्रोस्कोपी in which all F atom are separate, या हम इसको indistinguishable भी बोल सकते हैं, in the PF5 molecule, but we know that PF5 molecule have two type of bond, axial and equatorial। दो तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। at low temperature PF5 give two type of सिग्नल ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ द सूडो बेरी रोटेशन। देखो जब लो टेम्परेचर होगा उस समय क्या होगा इसके अंदर, जब टेम्परेचर कैसा होगा, लो, एट रूम टेम्परेचर, तो उस समय इसके अंदर बेरी सूडो रोटेशन सिग्नल है वो प्रेजेंट। बट एट नॉर्मल एंड रूम टेम्परेचर F एटम शो द स्क्रैम्बलिंग होती है, इसमें सूडो बेरी रोटेशन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होगा इसके अंदर सिग्नल है वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि सारा सबके कारण सिग्नल एक ही होगा, बिकॉज ऑल बॉन्ड आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। भाई जो एक्सियल पे दिख रहा था वो इक्वेटोरियल पे दिखेगा और जो इक्वेटोरियल पे दिख रहा था वो एक्सियल पे दिखेगा, क्योंकि उसमें चेंजेज होते जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में PF5 का, तो हम फ्लोरीन के अंदर जब सिग्नल की बात करेंगे तो अगर रूम टेम्परेचर है
तो रूम टेम्परेचर पे बेरी सूडो रोटेशन प्रेजेंट होता है तो वन सिग्नल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट अगर लो टेम्परेचर की अपन बात करेंगे तो लो टेम्परेचर पे बेरी सूडो रोटेशन वो नहीं होता, जिसके कारण दो तरह के जो सिग्नल है वो मिलेंगे। एक एक्सियल के कारण अलग आएगा, इक्वेटोरियल के कारण अलग आएगा, क्योंकि उसके अंदर स्क्रैम्बिंग नहीं होती है एटम में, और या हम कह सकते हैं बेरी सूडो रोटेशन प्रेजेंट नहीं होता। अब इसको हम एक फ्लो चार्ट से बता रखा है। PF5 पे एग्जांपल है F90 जो है, PF5 में F90 NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं इसका। तो इसमें एक रूम टेम्परेचर पे देखते हैं और एक लो टेम्परेचर पे देखते हैं। रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो बेरी सूडो रोटेशन प्रेजेंट होता है, तो गिव द वन सिग्नल बिकॉज ऑल बॉन्ड आर इक्वल। सारे के सारे बॉन्ड क्या है, इक्वल है, तो एक सिग्नल प्रेजेंट होगा। बट लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो नो बेरी सूडो रोटेशन, देन क्या होगा, टू टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, देन गिव टू टाइप ऑफ द सिग्नल। एक्सियल के कारण अलग आएगा, इक्वेटोरियल के कारण अलग आएगा। इस तरह से जो बेरी सूडो रोटेशन है उसको हम देख सकते हैं। बेरी सूडो रोटेशन में आपको ध्यान रखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि बेरी सूडो रोटेशन में जैसे ही ट्रांजिशन होता है उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है, इसके अंदर स्क्वायर पैरामीटर ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर, और जैसे इसमें कन्वर्सन होगा तो एक्सियल वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड एक्सियल पे चला जाएगा। ये बेरी सूडो रोटेशन की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक इन्वर्जन क्या होता है। देखो एटॉमिक इन्वर्जन क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ वन ऑप्टिकल एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन टू द अनोदर ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द एटॉमिक इन्वर्जन। देखो एटॉमिक इन्वर्जन क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रहा है, एक ऑप्टिकल एक्टिव से वो किस में चेंज हो रही है, अनोदर ऑप्टिकल एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक इन्वर्जन। जैसे आर कॉन्फ़िगरेशन था, वो आर कॉन्फ़िगरेशन किस में चेंज हो रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, तो एटॉमिक इन्वर्जन हो गया। मतलब एटम्स का कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ है जिसके कारण जहाँ पहले आर शो कर रहा था वो अब क्या शो कर रहा है, एस शो कर रहा है। एटॉमिक इन्वर्जन जनरली ऑब्जर्व्ड इन pyramidal geometry which contain the nitrogen and phosphorus atom। एटॉमिक इन्वर्जन मोस्टली कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, ज्योमेट्री में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट होंगे। तो एटॉमिक इन्वर्जन में जो मेन बात है वो हमें क्या ध्यान रखनी है कि एटॉमिक इन्वर्जन जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ऑप्टिकल एक्टिव जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अनोदर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक इन्वर्जन। In atomic inversion, one pyramidal geometry sp3 first convert into the ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। सबसे पहले जो पायरामिडल स्ट्रक्चर होती है वो किस में चेंज होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में चेंज हो जाती है। और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में जब ये चेंज होती है तो उस समय हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp2 ट्राइगोनल ज्योमेट्री कन्वर्ट इनटू द पायरामिडल sp3 ज्योमेट्री। पहले किस में थी ये, पहले चेंज होती है। देखो इसके अंदर पहले कौन सी स्ट्रक्चर है, पायरामिडल स्ट्रक्चर है, कैसा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर बनती है। ट्राइगोनल प्लेनर जब बनेगी ये तो उस समय इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होता है कि ये पायरामिडल शेप है, ये इस तरह से प्रेजेंट है, पायरामिडल के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, एक पायरामिड बन रहा है। ये पायरामिडल जो शेप है, इस पायरामिडल शेप में ये तीन, ये मान लिया सेंटर एटम है, इस सेंटर एटम से तीन एटम इस तरह से लगे हुए हैं और ऊपर की तरफ एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे तीन एटम लगे हुए हैं। ये क्या होता है, इसमें ये तीनों जो हैं इनको हम ऐसे, अगर हम इसको दबा के रखें ऐसे, इसको पायरामिडल को ऊपर वाले को इसको हमने दबा दिया नीचे की तरफ, तो ये स्ट्रक्चर क्या इस तरह से बन जाएगी, क्या कि ये तीन जो हैं वो प्लेन में हो जाएंगे इस तरह से, और एक जो लोन पेयर था वो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ये एक पी ऑर्बिटल ऊपर की तरफ होगा जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये दिख रही है आपको, ये कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, एज ए पायरामिडल स्ट्रक्चर बन रही है। इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या किया,
जैसे ही इसमें हमने इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है थोड़े टाइम बाद कन्वर्ट हुई, तो ये कैसा हो गया, ये जो नीचे की तरफ था वो हमने इसको प्रेशराइज किया, तो ये जो सेंटर एटम है वो सेंटर एटम तो कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, और ये जो ऊपर ये तीनों बॉन्ड थे वो कहाँ हो गए, ऊपर की तरफ हो गए। मतलब जो पायरामिड पहले नीचे बन रहा था, पायरामिड कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ हो गया। समझ रहे? तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है। जैसे एक बारिश में या हवा, तेज़ हवा के अंदर जब हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं तो वो अम्ब्रेला हवा की वजह से उल्टा हो जाता है। मतलब जहाँ उसके सारे जो एंगल्स वो थे उसके वो नीचे की तरफ थे, लेकिन जैसे ही हवा तेज़ हुई तो वो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, एज ए लोटस की तरह ऊपर की तरफ दिखने लग जाता है। तो ये भी क्या होगा कि पिरामिडल इन्वर्जन जो होता है वो भी एक अम्ब्रेला के जैसे ही होता है। इसमें पहले आर कॉन्फ़िगरेशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये बाद में किस में चेंज हो जाता है, एस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब एक जो ऑप्टिकल एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन था वो अनदर ऑप्टिकल एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया। तो यहाँ से हम पिरामिडल इन्वर्जन को देख सकते हैं कि पहले पिरामिडल इन्वर्जन होगा तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट sp2 ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, उसके बाद sp3 एस कॉन्फ़िगरेशन पिरामिडल शेप बनेगी। इट इज़ जस्ट लाइक द एनालोगस ऑफ द अम्ब्रेला। अभी मैंने बताया कि किसके सिमिलर होता है, ये अम्ब्रेला के सिमिलर होता है। इन ए हाई वाइंड, तेज हवा में अम्ब्रेला जो होता है वो उल्टा हो जाएगा, उसके जस्ट सिमिलर होगा। एटॉमिक इन्वर्जन इज इंड्यूस द पिरामिडल इन्वर्जन एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय गिवन द एनर्जी टू इक्वेटोरियल बैरियर। किससे अचीव करता है ये, टू इक्वेटोरियल बैरियर से। ये क्या है, अचीव, ACHI, अचीव है, इसके द्वारा ये एक करेगा। देखो इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर ये एक पिरामिडल इन्वर्जन के लिए हमने एक कॉन्फ़िगरेशन लिया है। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि पहले आर कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट था। आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन तो हमें आता है, हम निकाल लेते हैं, तो बहुत इजी वाली चीज़ है। देखो आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले हाईएस्ट ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, जिसके अंदर हाईएस्ट मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो, इसका डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो देखो यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, मतलब C6H5 प्रेजेंट है, जिसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, सेकेंड नंबर, देन थर्ड और फोर्थ है। हमें पता है कि फोर्थ वाला जो होता है वो लोवेस्ट ग्रुप होता है, उसको हमें वेज पे रखना होता है, जबकि यहाँ पे थर्ड वाला वेज पे आ रहा है। तो हमें क्या करेंगे, जैसे ही हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा निकल रहा है, एस, तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसमें ट्रांजिशन स्टेट यही बनेगी, इसको बीच से दबा दो तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 ये हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा। उसके बाद इसका एस कॉन्फ़िगरेशन ये जस्ट ऊपर की तरफ कर दो तो 5, फिर C3H5, फिर C2H5, ये बन जाएगा, पिरामिडल से अम्ब्रेला शेप बन गई। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या था आर, इसका क्या हो जाएगा एस, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया, इसको हमने सेकंड नंबर दिया, इसको हमने थर्ड नंबर दिया, और जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बुलाएंगे तो आर, लेकिन जो फोर्थ वाला है वो लोवेस्ट वाले उस पर प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट रिएक्शन डज नॉट शो द एनी टाइप ऑफ द रिएक्शन बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज द आइडेंटिकल विथ रिएक्टेंट एंड द नो बॉन्ड फॉर्म एंड द नो बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग द इन्वर्जन। देखो सबसे बड़ी बात इसकी क्या होती है, इस रिएक्शन की वो ध्यान रखने वाली है कि इस रिएक्शन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ नो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नो बॉन्ड ब्रेक, ना तो बॉन्ड बनता है और ना बॉन्ड फॉर्म होता है, ना तो बॉन्ड बनेगा और ना बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। केवल बॉन्ड में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, चेंज होता है। भाई जैसे वो पहले नीचे की तरफ स्ट्रक्चर थी, हमने उसको पुश किया, पुश करने पे वो क्या हो गई, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, फिर हमने नीचे वाले जो ग्रुप था, जो सेंटर वाला ग्रुप था, उसको नीचे की तरफ कर दिया, तो वो वाले ग्रुप सारे ऊपर हो जाएंगे। दिस मेथड इज यूज ओनली फॉर द सेपरेशन ऑफ द एनेंटियोमर। ये जो मेथड है वो यूज होता है एनेंटियोमर के सेपरेशन के लिए। ये है पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन जो है वो किस तरह से हमने देख लिया कि होता है, बेरी सूडो रोटेशन, पिरामिडल इन्वर्जन, एटॉमिक इन्वर्जन भी इसको कहते हैं हम। ये दोनों टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन, इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफ़ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या होंगी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में हम देखेंगे कि ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक इलेक्ट्रोफाइल सेंटर इन द रिएक्टेंट एंड द रिप्लेस
पुअर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कोई भी कंपाउंड है उसके ऊपर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वहाँ से लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। अब लिविंग ग्रुप में कौन सा लिविंग ग्रुप निकलेगा जो कैसा होगा, लिविंग ग्रुप जिसकी कैपेसिटी अच्छी है निकलने की, वो निकल जाएगा। ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिटेंशन एंड द इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में भी टेक प्लेस। जो भी न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उनमें सबसे जो मेन बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक रिटेंशन एंड इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में भी टेक प्लेस। ये हमें चीज़ है वो ध्यान रखनी है। न्यूक्लियोफिलिक रिटेंशन एंड इन्वर्जन में बी टेक प्लेस, ये हमें ध्यान रखना है। समझ आई बात मेरी कि इसे हमें किस तरह से रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपने पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने ये फास्फोरस है अपना, ये फास्फोरस है, इस पर ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं R1 R2 और Cl। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को जब हम अटैक कराते हैं तो ये स्लो स्टेप होती है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे जुड़ेंगे और ये क्या बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो बैक साइड जुड़ जाएगा और Cl जो है वो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलेगा। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। अब फास्फोरस जो है इस ट्रांजिशन स्टेट में कम समय के लिए स्टेबल रहेगा, उसके बाद ये फास्ट स्टेप होगा जिसके अंदर Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल R1 और R2। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्जन हुआ नहीं हुआ क्योंकि पहले जो लिविंग ग्रुप था वो यहाँ Cl इधर प्रेजेंट था, लेकिन जब इसमें इन्वर्जन करवाया तो लिविंग ग्रुप देखो यहाँ प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ चेंजेज आ गया इसके अंदर। तो हम क्या ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेज आया ना, तो पहले अगर R कॉन्फ़िगरेशन था, पहले हम इस स्ट्रक्चर का R कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर का जो है वो R कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये जो बनने वाली न्यू स्ट्रक्चर है इसका मे बी R कॉन्फ़िगरेशन अगर रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर इन्वर्जन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इन्वर्जन, तो इन्वर्जन के समय इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, S। ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ट्रांजिशन स्टेट बनी TBP, उसके बाद ये बन गया मे बी कॉन्फ़िगरेशन R, बट क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिटेंशन अगर है। लेकिन अगर इन्वर्जन प्रेजेंट है तो इन्वर्जन के समय कौन सी कंडीशन हो जाएगी, S। रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, देखो PCl R1 R2 एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 प्रेजेंट होगा। मे इनऑर्गेनिक रिएक्शन सो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द association mechanism SN2 rather than dissociation mechanism because the stability of intermediate and the transition state। देखिए क्या कह रहा है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं फ्रॉम या तो एसोसिएशन मैकेनिज्म होती है SN2 रेदर देन डिसोसिएशन मैकेनिज्म बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। SN2 में हमें पता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, उसके बाद कंपाउंड बन जाता है नेक्स्ट। उसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है इसके अंदर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है। देखो हम बात करेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो है वो क्या है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि डी पाई और पी पाई क्या है। पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उससे जो बॉन्डिंग होगी उसको हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहेंगे। देखो इट इज़ द ए ओवरलैपिंग इन बिटवीन द डी ऑर्बिटल एंड द पी ऑर्बिटल whenever the bonding take place in between the d orbital of central atom and the p orbital of the surrounding atom is known as the d pi p pi bonding. This overlapping is the pi bond are formed. इस overlapping से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। भाई इसके अंदर ये कह रहा है कि ओवरलैपिंग जो है वो करवा रहे हैं अपन डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इसमें सेंटर एटम जो है वो सेंटर एटम तो कैसा होना चाहिए, सेंटर एटम इसका वो तो है अपने पास सेंटर एटम तो है डी ऑर्बिटल्स का, सराउंडिंग एटम है वो पी ऑर्बिटल्स का। उन दोनों की कॉम्बिनेशन से उस समय जो बॉन्डिंग होगी उसको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस समय कौन सा बॉन्ड बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग।
समझ आया होगा आप लोगों को कि देखो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में हम मेनली बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स की। साइज जो होती है ओवरलैपिंग में डी ऑर्बिटल मस्ट बी सिमिलर टू साइज ऑफ पी ऑर्बिटल, दोनों की साइज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इफेक्टिव डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कब इफेक्टिव होगी, जब ओवरलैपिंग साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल मस्ट बी सिमिलर टू द साइज ऑफ द पी ऑर्बिटल, उसी समय ये है इफेक्टिव हो सकती है, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगी। सो सिलिका, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन फॉर्म द स्ट्रॉन्ग डी पाई बी पाई बॉन्डिंग, ये स्ट्रॉन्ग डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो करते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम टू लेफ़्ट टू राइट, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज छोटी हो जाती है, एंड द मोर इलेक्ट्रॉन एडेड टू पी ऑर्बिटल्स due to this p orbital electron shield nuclear charge show the atomic size क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ड्यू टू दिस साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इज आल्सो डिक्रीज। देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बढ़ते, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करती है कि टेंडेंसी, देखो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो है साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इज आल्सो डिक्रीजेज। देखो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्डिंग करवाते हैं तो पी ऑर्बिटल्स जो है उनमें लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, चार्ज बढ़ेगा तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज अगर बढ़ेगा तो बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना। अब हम कह सकते हैं कि जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो 1 साइज ऑफ द पी एंड डी ऑर्बिटल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक साइज जो होती है उसके भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक साइज के भी इन्वर्सली होती है, साइज अगर पी और डी ऑर्बिटल का बढ़ता है तो उस समय डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है वो इन्वर्सली हो जाती है, वो सही से नहीं हो पाएगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तब भी, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, तो उस समय इसकी इफेक्टिव डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं, SiO4-2, PO4-3, SO4-2, ClO4-4। इसमें हम पर क्लोरेट की बात करते हैं। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इंक्रीज अगर हो रही है तो इसमें हम देखेंगे इन द टेट्राहेड्रल कंपाउंड AB4 इफ d orbital is present at the central atom then a element has to be third period, that is the सिलिका, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये क्या प्रेजेंट है आपके पास, क्लोरीन, ये क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन है, ये Cl क्लोरीन। इन द टेट्राहेड्रल कंपाउंड सेंट्रल एटम A हैज़ 2 सेट ऑफ द डी ऑर्बिटल, 2 सेट इसके प्रेजेंट हैं। वो सेट कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखो T2G है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, DXY, DYZ और DZX, ये 2 होते हैं। लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होती हैं, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करता है। दूसरा होता है DZ² DX² - Y² अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर जो लोब होती हैं वो कैसी प्रेजेंट होती हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, पाई बॉन्ड का। ये जो सेट होता है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं DX² - Y² और DZ²। इनकी जो लॉब्स हैं वो देखो इस तरह से पी ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हम DZ की बात करते हैं, ये अक्स के अलोंग प्रेजेंट है, इसके अंदर इसमें ये वाली एक्स प्रेजेंट नहीं होती, केवल इसमें यही और ओवरलैपिंग हो पाती है। दिख रहा होगा आपको फिगर में। इन सराउंडिंग एटम अप्रोच टुवार्ड द सेंट्रल एटम इन बिटवीन द एक्सिस फ्रॉम द सिग्मा बॉन्डिंग, बट व्हेन द p ऑर्बिटल ऑफ द सराउंडिंग एटम आल्सो अप्रोच टुवार्ड द सेंट्रल एटम देन द ऑर्बिटल एंड द p ऑर्बिटल फॉर्म द पाई बॉन्डिंग। क्या कह रहा है कि इसके अंदर सेंट्रल एटम एक्सिस फ्रॉम द सिग्मा बॉन्डिंग बट p ऑर्बिटल सराउंडिंग द एटम आल्सो अप्रोच द सेंट्रल एटम, देन क्या होगा,
पी ऑर्बिटल फॉर्म द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पी ऑर्बिटल किसका फॉर्मेशन करेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कर लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमने इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की बात की, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल अगर हमें ये क्लियर हो गया, हमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी क्लियर हो गई। देखो ClO4 माइनस HClO4 होता है, इसमें से H+ को निकाल दिया तो क्या बन गया? ClO4 माइनस, है ना। इसमें देखो मैं आपको बताती हूँ, HClO4 ये है, इसमें से H+ को निकाल दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम है, ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 70 होता है। इसके अंदर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं आपको दिख रहे होंगे? 3s2 एंड 3p5, 3d क्या होता है? वैकेंट होता है। s में 2 प्रेजेंट है, ये 2 प्रेजेंट है। p में कितने प्रेजेंट है? 5 है। अब इसमें हम एक्साइटमेंट स्टेट या एक्साइटेड स्टेट की बात करें, देखो हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके पास, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमें 4 एटम जो हैं वो एक्साइटमेंट होगा। भाई सिंगल बॉन्ड जो है, पहला एक्साइटमेंट, इसमें डबल बॉन्ड देखो कितने प्रेजेंट है? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 बार एक्साइटेड स्टेट होगी। एक एक्साइटेड स्टेट होगी फर्स्ट वाली, तो ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये जो है वो यहाँ जाएगा, यहाँ आ गया, ये आ गया। उसके बाद हम अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये जो प्रेजेंट है ये है वो यहाँ आ जाएगा, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये फर्स्ट एक्साइटेड। अब देखो इसके बाद सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है ClO4 के अंदर? ClO4 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसके अंदर? sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो प्रेजेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर हमें पता है कैसी होती है। स्ट्रक्चर जो होती है वो स्ट्रक्चर इसकी होगी, वो होती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। भाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, ये टेट्राहेड्रल है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड। इसमें एक सिंगल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन। अब देखो कितने सिग्मा बन रहे हैं इसमें, तो इसमें देखो सिग्मा की बात करेंगे, एक सिग्मा ये बन गया, एक सिग्मा ये बन गया, एक सिग्मा ये बन गया। अब 3 ही पाई प्रेजेंट है इसमें, 3 सिग्मा और 3 पाई। तो देखो हमें 3 सिग्मा और 3 पाई बनाने हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बनता है, क्योंकि पाई हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये है वो गलत है ना, ये आपको नहीं देखना, यहाँ से देखना है आपको। ये देखो हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आपके पास जो हमने एक्साइटमेंट में स्टेट में लाया है वो अपने पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये 3 तो क्या है? ये 4 जो है वो तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये 4 के 4 कैसे हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो बाकी बचे हुए ये क्या बनाएंगे? पाई। अब पाई कितने बनानी है? 3 पाई बनानी है अपन को, तो अपने पास सिग्मा कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। सिग्मा देखो, एक सिग्मा इससे बनेगा, एक सिग्मा इससे बनेगा, एक सिग्मा इससे बनेगा और एक सिग्मा इससे बनेगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, 4 ऑक्सीजन से एक एक सिग्मा जो है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। एक सिग्मा इसके साथ बन जाएगा, इसके साथ एक H लगा हुआ था, वो H बाहर निकल गया, एक सिग्मा यहाँ बन जाएगा, एक सिग्मा यहाँ बन जाएगा, एक सिग्मा यहाँ बन जाएगा। इन तीनों के साथ में एक एक क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा। इन तीनों के साथ में क्या क्या बन जाएगा? एक एक जो है वो पाई बन जाएगा, पाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तीनों के साथ में पाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक पाई जो है वो इसके साथ में बनेगी, एक पाई इसके साथ में बनेगी और एक पाई इसके साथ में बनेगी। 3 पाई बॉन्ड बन जाएंगे और 3 ही सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। देखो पाई मैं आपको शो कर देती हूँ, पाई बॉन्ड कौन कौन से हैं इसके अंदर। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड जो है वो है, एक पाई ये है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है, इसको पाई लिख देते हैं। एक पाई आपके पास ये बना रहा है और एक पाई आपका ये बना, ये पाई है जो ब्लू वाले हैं, ये पाई है और
ये पाई है, 3 पाई है, और सिग्मा कितने हैं, 4 सिग्मा हो गए। एक सिग्मा इसके साथ बन रहा है, एक सिग्मा ये बन रहा है, एक सिग्मा ये बन रहा है, और एक सिग्मा ये बन रहा है। इस तरह से टोटल अपने पास ये बॉन्ड बन जाएंगे। देखो ये स्ट्रक्चर थी, इसमें 3 सिग्मा और एक सिग्मा जो होगा ये वाला सिग्मा, एक सिग्मा ये वाला है, और बाकी ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही सेम एग्जांपल जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का, वो है SO3। SO3 के पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो देखो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसकी शेप जो होती है वो इस तरह से होती है। इसमें 3 सिग्मा और 3 पाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सल्फर जो होता है उसके आउटर सेल में 3s2 एंड 3p6 इलेक्ट्रॉन डी वैकेंट होता है। सबसे पहले हम इसको एक्साइटेडमेंट स्टेट में ले जाएंगे। तो देखो एक्साइटेडमेंट स्टेट में लेंगे तो s और p sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ES एक्साइटेड में स्टेट में जाएगा तो सिंगल में प्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो भाग ले रहे हैं वो तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गए ये वाला अपना। बाकी जो बचे वो क्या बना रहे हैं, पाई बना रहे हैं। ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा बन गया, एक ऑक्सीजन के साथ में यहाँ सिग्मा बन गया, एक ऑक्सीजन के साथ में यहाँ सिग्मा बन गया, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब 3 ही क्या बनेंगे, पाई बनेंगे। देखो 3 पाई कैसे बनेंगे, एक पाई ये बन गया, एक पाई ये बन गया, एक पाई अपने पास ये बन गया, दिख रहा है आपको, एक पाई ये रहा, एक पाई ये बन गया, एक पाई अपने पास ये बन गया। सिग्मा ऑक्सीजन के साथ में एक ये बना लिया, एक ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा इसने बनाया, एक ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा इसने बनाया, ठीक है। इस तरह से जो SO3 होता है उसके अंदर भी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है, सिग्मा भी बनता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल है वो कर सकते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के थ्रू। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो होती है उसको मेनली ध्यान क्या रखना है इसमें हमें, कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, लेकिन अगर एटॉमिक साइज बढ़ जाती है तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी। एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगी तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की अच्छे से होगी, जिससे क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के कुछ कॉन्सिक्वेंस वगैरह भी हैं इसके, कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ बॉन्ड लेंथ का क्या इफेक्ट होता है इसके अंदर, बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है, एनर्जी क्या होती है ना, ये सब चीज़ें भी हैं। ये अपन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देख लेंगे। यहाँ आज अपन इसी लेक्चर को इतना ही करते हैं। आप लोग जितना बताया गया है उसको रिपीट कीजिएगा एक बार वापस से, अच्छे से इसको नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा इसके, जिससे क्या हो आपका ये पूरा टॉपिक